नमस्कार प्यारे साथियों। आज के इस छोटे सेशन में हम जानेंगे कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से जो अभी पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसमें कितने पेपर एग्ज़ाम में होने हैं और पेपर में कितने प्रश्न आने हैं, उसका पाठ्यक्रम क्या रहेगा, नेगेटिव होगी या नहीं होगी, और सबसे बड़ी बात ये भी कि उसमें फॉर्म कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। मेरे को बहुत सारे लोगों ने कॉल किया, मैसेज भी किया कि सर हमारा 2017 का नेट हो रखा है, 2019 का नेट हो रखा है, 20 का नेट हो रखा है, तो क्या हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ये कहा कि सर हमारा मास्टर क्लियर नहीं है तो क्या हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कई लोगों ने ये भी मैसेज किया कि सर हमको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। राज्य सरकार ने 20,000 रुपये स्कॉलरशिप देने की घोषणा की थी नेट वाले स्टूडेंटों को भी, तो क्या उन लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। इन तमाम प्रश्नों के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, बड़े तल्लीन होकर इस सेशन को सुनना, बड़े आसानी से सुनना, तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, सारी जो प्रश्न हैं उनका जवाब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए कौन इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है उसको बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझाना चाहूँगा कि जो यूजीसी ने जो रेगुलेशन जारी किया था मार्च 2024 में, जो जून 2024 से लागू हुआ, उसमें क्या प्रावधान था। उस प्रावधान को समझे बिना ये नोटिफिकेशन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो उस प्रावधान में क्या था। उस प्रावधान में ये प्रावधान था कि जून 2024 से पहले तो नेट जेआरएफ वाली जो एग्ज़ाम होती थी उसकी 2 मेरिटें बना करती थी, जिसमें फर्स्ट मेरिट होती थी जेआरएफ और नेट दोनों में दी जाती थी, और दूसरी मेरिट जो होती थी उसमें केवल नेट दी जाती थी। ठीक है, नेट से आप केवल जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते थे पूरे भारत में कहीं पर भी। ठीक है, और जेआरएफ में तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलती थी, प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल भी रहते थे। स्कॉलरशिप कब मिलती थी, तब आप पीएचडी में एडमिशन लेते हो तब। ये फंडा था। लेकिन वर्तमान में क्या किया इन्होंने, एक और शर्त और ऐड की, वो थी पीएचडी में एडमिशन वाली। ठीक है, और मेरिट को 2 के जगह 3 मेरिटें यहाँ पे बनाने का निर्णय लिया। 3 मेरिटों में कौन कौन सी, 2 मेरिटें तो वही थी जो पहले वाली थी, इसमें तीसरी मेरिट एक और ऐड की, वो थी पीएचडी में एडमिशन के लिए, है ना। यानी कि यूजीसी हमसे फॉर्म मांगती थी, तब हमसे 2 चीज़ें टिक करवाती थी। आप फॉर्म अप्लाई किसके लिए करना चाहते हैं, जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए, या ओनली जेआरएफ ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यानी कि नेट के लिए ये करवाती थी। लेकिन अब 3 टिक करवाती है, आप जेआरएफ भी चाहिए, आपको नेट भी चाहिए, और आपको पीएचडी में एडमिशन भी चाहिए। ठीक है, ये 3 करवाती थी। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, जेआरएफ वालों को तो नेट और पीएचडी में एडमिशन के लिए क्वालिफाई किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट मेरिट होती है, देखो मैं बोर्ड पे इसको समझाना चाहूँगा। देखो अभी जो वर्तमान में जो प्रावधान है उसमें क्या प्रावधान किया है कि 3 मेरिटें बनेंगी आपकी, है ना। एक मेरिट और दूसरी मेरिट, और ये हो जाएगी हमारी तीसरी मेरिट। ठीक है, फर्स्ट मेरिट जो होगी इसमें आपको जेआरएफ दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, जेआरएफ दिया जाएगा। ठीक है, ये नेट जेआरएफ वाली एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारे जो है यूजीसी लेती है। इसमें जेआरएफ के साथ में आपको नेट तो स्वतः हो ही जाता है, आप लोगों को पता है, और इसके साथ में आपको जो है पीएचडी के लिए क्वालिफाई भी माना जाता है। ठीक है, पीएचडी के लिए क्वालिफाई भी आपको माना जाता है। ठीक है, एक तो मेरिट बनेगी ये। दूसरी मेरिट जो बनेगी वो बनेगी आपकी नेट के लिए, है ना, नेट। इसमें भी आपको जो है पीएचडी के लिए क्वालिफाई आपको माना जाता है। मतलब पीएचडी के लिए आप पीएचडी एंट्रेंस के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उसका सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है, प्लस नेट का भी होता है। ठीक है, तीसरी जो मेरिट होगी इसमें केवल और केवल आपको जो है पीएचडी के लिए इसमें आपको जो है क्वालिफाई किया जाता है। ठीक है, ये प्रावधान किया था। अब एक बात आप ध्यान रखेंगे कि ये जो पीएचडी के लिए आपको क्वालिफाई किया जा रहा है, ये किया जा रहा है ओनली 1 ईयर के लिए, है ना। 1 ईयर के लिए किया जाता था। नेट हमेशा के लिए होता था। जेआरएफ की एक निश्चित अवधि होती है ना। जेआरएफ के जो अवार्ड लेटर होता है उसके ऊपर एक तारीख होती है कि किस दिन यह जेआरएफ का अवार्ड लेटर वहां से जारी हुआ है। ठीक है, यूजीसी से, उस दिन से
ठीक 2 साल के भीतर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना होता है, अन्यथा आपका जो जेआरएफ का अवार्ड होता है वो लैप्स हो जाता है। ठीक है, पहले ये 2 साल था तब हमारी चल रही थी, लेकिन शायद ये लॉकडाउन में इसको बढ़ाकर 3 साल कर दिया था। और आप इसको देख लेना एक बार कि अभी 3 साल है या वापस 2 साल कर दिया। ठीक है, लॉकडाउन में 3 साल कर दिया था, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, लेकिन हो सकता है अभी वापस 2 साल कर दिया हो, इसका आप देख लेना। ठीक है, लेकिन ये मामला होता है और जेआरएफ का आपको सबको पता है। ठीक है, लेकिन आपकी अब देखो जेआरएफ यदि हुई है किसी की तो उनको पीएचडी में एडमिशन उनका सीधा करने का प्रावधान था, लेकिन सीधे का मतलब ये है कि यदि किसी यूनिवर्सिटी से मान लो 10 सीटें आई, ठीक है, और जेआरएफ वालों को 10 सीट प्रोवाइड हुई है ऐसे मानो, लेकिन वहाँ पे बच्चे पहुंचे 8 ही, तो उन जेआरएफ वालों का इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं होगा, उनको सीधा ले लेंगे, है ना। और चाहे तो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इंटरव्यू ले या न ले, लेकिन यदि 10 सीटें जेआरएफ वालों के लिए है और 8 ही बच्चे पहुंचे तो उनको तो सीधा ही ले लिया जाएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है आज के ज़माने में, है ना। आज के ज़माने में बहुत जेआरएफ वाले भी खूब हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे पहुंचते हैं अधिक, जितनी सीटें जेआरएफ के लिए होती हैं उससे भी अधिक हो जाते हैं, तो वहाँ पे फिर जेआरएफ वालों को भी इंटरव्यू देना होता है। ठीक है, तो कई लोगों ने मेरे को भी ये कमेंट किया कि सर हम तो जेआरएफ वाले हैं तो एमडीएसयू में क्या हमारा सिलेक्शन हम मान लें, तो ऐसा नहीं है, आपको इंटरव्यू में बैठना होगा और इंटरव्यू के बेस पे ही आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो पीएचडी के लिए क्वालिफाई किया जा रहा है ये आपको ऐसा नहीं है कि सीधा पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरी बात मैं यहाँ की करूँ, इसमें आपको जो पीएचडी के लिए आपको क्वालिफाई किया है प्लस नेट दिया है, नेट तो आपका जो है हमेशा के लिए वैलिड रहेगा, लेकिन पीएचडी वाला जो मामला है ये 1 साल के लिए ही रहेगा। ये कितने दिनों के लिए रहेगा? 1 ईयर के लिए रहेगा। ठीक है, अब 1 साल के अंदर अंदर, यानी कि जिस दिन आपका रिजल्ट आया उस दिन के 1 साल के अंदर आपने यदि पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया तो आपको ये एग्जाम फिर से पास करनी पड़ेगी। यानी कि ये कर लो, ये कर लो या ये कर लो, कोई सी भी मेरिट आपको पास करनी पड़ेगी, तब जाके आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब आप लोगों का जो है एक ये बात बची, तीसरी वाली बात थी, इसमें क्या है, इसमें नेट नहीं मिलेगा, जेआरएफ नहीं मिलेगा, केवल पीएचडी में एडमिशन के लिए मतलब फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हो, ये मेरिट यदि आपने पास की है तो, और वो भी कब तक? 1 साल तक के लिए ही हो। ठीक है, अब आप लोगों का एक जो सवाल था कि सर हमने 2017 में जो है नेट पास किया है या 19 में पास किया है, क्या फर्क पड़ता है भाई? आपने ये वाला मेरिट तो पास नहीं की, और यदि पास कर भी रखी है तो ये 1 साल के लिए ही वैलिड है ना। जब यही 1 साल के लिए वैलिड है तो आप 2017-18 वाले या 19 वाले कैसे इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। देखो इसमें स्पष्ट तो नहीं लिखा कि आप जो है 2017 वाले या 19 वाले या 21 वाले या मैं कहूँ जून 2024 से पहले वाले फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब सीधा सा निकल रहा है ना कि आपको 1 साल के अंदर, यूजीसी ने स्पष्ट लिखा है कि 1 साल के अंदर पीएचडी में एडमिशन लेना होगा। यदि नहीं ले पाते हैं तो आपको पुनः ये एग्जाम, इसमें से कोई सी भी एक मेरिट फिर से पास करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब साफ है कि ये जो बंदे हैं पुराने, यानी कि जून 2024 से पहले वाले बच्चे जो भी हैं और वो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनको इनमें से कोई सी भी एक एग्जाम लेटेस्ट पिछले 1 साल के अंदर पास करनी पड़ेगी, है ना। और एनटीए से आप कोई शिकायत भी नहीं कर सकते, क्योंकि एनटीए साल में 2 बार जो है ये एग्जाम करवाता है। तो आपको पीएचडी में एडमिशन के लिए, देखो मैं फिर कह रहा हूँ, पीएचडी में एडमिशन लेना है तो ही ये करना पड़ेगा, अन्यथा आपको जैसे नेट एक बार हो गई तो आप प्रोफेसर बनने के लिए आप कभी भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उसको में आपको ये नहीं कि नेट फिर से देना पड़ेगा। नेट का सर्टिफिकेट आपको हमेशा के लिए होता है, उसमें कोई ऐसे एक्सपायरी डेट उसकी नहीं होती। ठीक है, जेआरएफ की होती है, पहले 2 साल थी, लॉकडाउन बढ़ा के 3 साल कर दी थी, उसके बाद का मेरे को थोड़ा सा आइडिया नहीं है कि वापस 3 को घटाकर 2 साल किया या नहीं किया, लेकिन आप देख लेना 2 साल तो कम से कम है ही, कि 2 साल जिस दिन आपका जेआरएफ का अवार्ड लेटर जारी करता है यूजीसी, उस तारीख से और ठीक 2 साल के अंदर आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, तो आपको फेलोशिप मिल जाएगी, स्कॉलरशिप मिल जाएगी, वरना आपका जेआरएफ लैप्स हो जाएगा। ठीक है, ये प्रावधान था। तो आप इसमें समझ गए होंगे कि इसमें फॉर्म अप्लाई कौन कर सकते हैं, जो
पीएचडी के लिए क्वालिफाई हैं, चाहे वो नेट वाले हो या जेआरएफ वाले हो। जेआरएफ वालों को तो सीधा है ही है, उनके पास तो ये रहता ही है ना। लेकिन जेआरएफ वाले भी वो जिनका जेआरएफ अवार्ड लेटर लैब से नहीं हुआ हो, पहली चीज, ठीक है। इनमें वो बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिनको साल भर से ज्यादा नहीं हुआ हो, ये वाला मेरिट पास किए या ये वाला मेरिट पास किए, ठीक है। साल भर से ज्यादा हो गया है तो आपको पुनः ये एग्जाम पास करनी पड़ेगी, फिर आप फॉर्म अप्लाई करोगे। ये कंसेप्ट आपका मुझे लगता है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जब ये सारी एग्जामें पास नहीं की हैं, अभी आपका मास्टर क्लियर नहीं हुआ है, तो आप कैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे? तो अपीयरिंग वाले भी फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो मास्टर में आपको 55% मांगते हैं यूनिवर्सिटी, वो आपके पास नहीं है। चूंकि अभी मास्टर क्लियर नहीं हुआ है तो आपको क्या पता है कि आपकी कितनी परसेंटेज बनने वाली है मास्टर में, ठीक है। तो अपीयरिंग वाले भी इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये था कि कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते। दूसरी बात मैं करता हूँ स्कॉलरशिप की। तो देखिए विद्यार्थियों, स्कॉलरशिप पहली चीज तो जेआरएफ वालों को मिलती है, ठीक है। सामान्य स्थिति में तो जेआरएफ वालों को ही स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। और अन्य विभिन्न सारी परिस्थितियां रहती हैं, बहुत सारी जो है स्कॉलरशिप यूजीसी देती है। यदि आपके मम्मी पापा के यदि एक ही संतान है और वो लड़की के रूप में है ना, तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है, ये ध्यान रखना। उसमें आपको यूजीसी की वेबसाइट पर जाके देखना पड़ेगा कि उसमें कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। और जेआरएफ वालों को तो मिलती है ही। इसके अलावा यदि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हैं तो उसमें भी नेट वालों को जो है स्कॉलरशिप का प्रावधान रहता है, लेकिन महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि नेट वालों को भी जो है स्कॉलरशिप मिले, ठीक है। एक बात। दूसरी ये कि राजस्थान की गवर्नमेंट ने अभी घोषणा की थी कुछ दिन पहले, शायद 2022-23 में घोषणा की थी कि नेट वाले बच्चों को भी हम स्कॉलरशिप देंगे। 20,000 रुपए की उन्होंने बात कही थी, लेकिन उन्होंने ये तय नहीं किया कि 20,000 रुपए मासिक हैं या ईयरली हैं या संपूर्ण पीएचडी पे हैं, पहली चीज। दूसरी ये कि ये प्रावधान कब लागू होंगे, इसका भी कोई निर्णय नहीं लिया, ठीक है। और यह किसको दी जाएगी, नेट वालों में भी किनको दी जाएगी, क्योंकि नेट वाले तो बहुत हैं। क्या प्रत्येक नेट वाले को दी जाएगी या नेट वालों में से भी आप चुनाव करेंगे, है ना। और क्या कैटेगरी वाइज भी इसमें कोई डिवाइडेशन होगा, या मतलब क्या इसकी पॉलिसी है पूरी, कोई इसके बारे में जो है विस्तृत जानकारी इन्होंने जो है पेश नहीं की। तो हम इसके बारे में नहीं कह सकते कि अभी राजस्थान सरकार आपको 20,000 रुपए की स्कॉलरशिप देगी। कितने लोगों को देगी, मासिक देगी या साल की देगी या संपूर्ण पीएचडी पे एक बार देगी, कोई पता नहीं है, ठीक है। तो स्कॉलरशिप की आपको आशा इसमें नहीं रखनी चाहिए। ये सारी बात मैंने कर ली कि कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अपीयरिंग वालों का क्या, सारी बात मैंने कर ली है। यदि इसके बाद भी आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे जवाब दे दूंगा। या मेरे कॉन्टैक्ट नंबर जो आप देख रहे हैं वहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके और आप किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा। इसके अलावा और मैं आपको बताऊं, थीसिस लिखने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, रिसर्च पेपर लिखने में प्रॉब्लम आ रही हो, सिनॉप्सिस लिखने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, या पेपर शोध पत्र कहाँ से पब्लिश करवाएं उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप बेझिझक मेरे को इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आप सभी को जो है जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए, ये मेरे द्वारा दी गई सूचना आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी हो तो प्यारे साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं यहाँ पर रिसर्च से संबंधित या मैं कहूँ हायर एजुकेशन से संबंधित जितनी भी सूचनाएं होती हैं उनको लेकर आता रहता हूँ, तो उसकी सूचना आपको मिल जाया करेगी समय रहते, ठीक है। तो धन्यवाद, यहीं रोकता हूँ सेशन को, मिलते हैं अगले सेशन में।